नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी हैं, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है और एक जन सेवक हैं और कृष्णानगर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सबसे पहले अपने दर्शकों को सर एक छोटा सा अपना मैसेज दीजिए सर। अपना परिचय दूं। जी जी। मेरा नाम वैद्य अखिलेश शर्मा है, डॉक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ इसलिए वैद्य अखिलेश शर्मा कहलाना पसंद करता हूँ। जी। आयुर्वेद जो कि भारतीय की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति भी है, उसका मैं दिल्ली सरकार का एडवाइज़र भी रहा और इसको लेकर के विश्व के अनेक देशों में मैं गया हूँ। आयुष काढ़ा मेरी क्रिएशन थी। स्वदेशी आरोग्य मेला जब लगा इस देश में पहली बार, वो मेरी परिकल्पना थी। तो इस तरह के कई काम आयुर्वेद से जुड़े हुए लगातार लोगों में जागरूकता फैलाता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी घरेलू नुस्खे, जड़ी बूटियों से क्या क्या आप ठीक कर सकते हैं अपने आप, ताकि आपको महंगी चिकित्सा पद्धतियों का सेवन ना करना पड़े और केमिकल मेडिसिन की, एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से आप बचे रहें। इन सब पर लोगों को अवेयर करता हूँ, समाज में जागृति फैलाता हूँ, हेल्थ कैंप्स लगाता हूँ और लेक्चर्स देता हूँ। जैसे समय समय पर आप जो कैंप्स लगाते हैं, लोग अवेयरनेस करते हैं, ये कैंप जो लगते हैं महीने में या कैसे लगते हैं? जी, ज़्यादातर होता है संडेज़ को। मैं विभिन्न पार्क्स में जाके लेक्चर देता हूँ, योगा सेंटर्स के साथ काम करता हूँ। टेकिंग आयुर्वेदा टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस के माध्यम से मैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंदर और स्कूलों के अंदर जाकर के आयुर्वेद पर व्याख्यान देता हूँ। सर, 28 साल राम जन्मभूमि के लिए आपके पिताजी जी हैं वहाँ, वीपी सिंह जी हैं। वीपी शर्मा जी। वीपी शर्मा जी हैं, उन्होंने लगातार 28 साल उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ी और आज 500 वर्षों बाद हमारा राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ सर, इसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न था, एक आस्था का प्रश्न था, जिस लड़ाई को हम बहुत साल में लड़नी पड़ी, 500 से ज़्यादा साल तक। तो उसका एक इतिहास है। तो उसका भगवान राम का जो जन्म स्थान है वो मुक्त हुआ है और भव्य मंदिर वहाँ बना है, जो करोड़ों हिंदुओं का सपना भी था। और ये राष्ट्रीय अस्मिता की बात है, राष्ट्रीय धरोहर थी हमारी। पूरे देश के लिए इस पर गर्व है। एक्चुअली हम सबको गर्व है इस पर, तो खुशी है। अपना छोटा सा बैकग्राउंड सर, छोटा सा अपना दीजिए सर। अपना बैकग्राउंड जैसे मैंने कहा, देखिए मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस में हूँ पिछले करीबन 36 साल से, और आयुर्वेद को लेकर के मैं 34 देशों में गया हूँ, चाहे वो अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के देश, कनाडा, साउथ अमेरिका, कोलंबिया, पेरू, मेक्सिको, स्कैंडिनेविया रीजन में गया, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, तो और ईस्टर्न यूरोप में बल्गारिया, हंगरी, जर्मनी, कितने देशों का नाम गिनाऊं, जी जी। काफ़ी जगह गया हूँ। अच्छा, काफ़ी जगह, मतलब ये आयुर्वेदिक को लेके सर लोगों को आयुर्वेद को लेके मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में एज ए स्पीकर जाता हूँ, और इसके अलावा मैं वहाँ पर लेक्चर्स देता हूँ। ओके सर। हर पहलू पर आयुर्वेद के विकास की बात करता हूँ और लोगों में इसके प्रचार और प्रसार के लिए काम करता हूँ, क्योंकि भारतीय चिकित्सा पद्धति है। इससे हमारा देश का नाम भी बढ़ता है, गौरव भी बढ़ता है, और लोग जो आज केमिकल मेडिसिन से बहुत परेशान है और वो चाहते हैं कि सही इलाज मिले, सस्ता भी हो, सुगम हो, उसमें आयुर्वेद सबसे बड़ी देन है हमारे देश की। सर, आगे के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं अपने कृष्णनगर क्षेत्र वासियों के लिए? जैसा कि मैंने कहा, मैं क्योंकि पेशे से आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, हमारे बड़े भाई डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने काफ़ी साल दिल्ली में काम किया है, चुने गए हैं कई बार विधायक, और जब वो चिकित्सक थे उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, पल्स पोलियो अभियान, जिसकी वजह से इस देश में पल्स पोलियो लगभग मतलब पोलियो होना बंद हो गया, कम है, ना के बराबर रह गया है। तो उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी था। इस वजह से मेरा मत ये है कि डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि एक टेक्नोक्रेट थे, एलोपैथिक डॉक्टर थे, उनकी एलोपैथिक सोच थी, तो वो उस पल्स पोलियो अभियान को सक्सेसफुल करा पाए और पूरे देश को उसका लाभ हुआ। इसी तरह मैं भी एक चिकित्सा के क्षेत्र से एक टेक्नोक्रेट हूँ, बट मैं आयुर्वेद का व्यक्ति हूँ। अगर मैं आयुर्वेद को लेकर के जाऊँगा तो आयुर्वेद के माध्यम से मैं आयुर्वेद के विकास की, लोगों की भलाई के लिए, सामाजिक हित में उस तरह की पॉलिसीज़ या योजनाएं बनाऊंगा जिससे आम जनता को उसका लाभ हो। उसमें बहुत सारे मेरे दिमाग में पॉइंट्स हैं। कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पर, जैसे दिल्ली शहर में मोहल्ला क्लिनिक्स की शुरुआत तो हुई, लेकिन देखिए आज मोहल्ला क्लिनिक के हाल क्या स्थिति है, बहुत ही बदहाल अवस्था में पड़े हैं, क्योंकि कोई ना कंटिन्यूस एक तो फॉलोअप नहीं हुआ। दूसरी बात यह है
कि स्वास्थ्य में जब हम बात करते हैं, हम इस देश के सबसे गरीब, मजदूर, बेसहारा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और गरीब वर्ग का अगर हमें ध्यान रखना है तो सबसे सस्ती सुलभ चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, जो हजारों साल से प्रयोग ही किया हुआ है। हमारे देश की अपनी ही चिकित्सा पद्धति अंग्रेज़ों के शासनकाल के बाद से भी आज भी हम पिछड़ रहे हैं। अगर मैं आऊँगा तो उसके संबंधी नीतियाँ, पॉलिसी बनाऊँगा ताकि आयुर्वेद को प्रोत्साहन मिले, लोगों में उसके प्रति जागरूकता पैदा करूँगा, चाहे वो सेमिनार्स के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के माध्यम से भी उनको आंगनवाड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह ट्रेनिंग्स देंगे ताकि वो घर घर जाके बेसिक जड़ी बूटियों का, जैसे रूटीन की बीमारियां हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, इस पर लोगों को बता पाएँ कि कौन सा काढ़ा पीना चाहिए और क्यों पीना चाहिए। जैसे आपने एक उदाहरण देखा है कि आयुष काढ़ा नाम का जो काढ़ा जो बना था, जिसको भी मैं उसका रचयिता भी हूँ, कॉन्सेप्चुअलाइज मैंने किया था उसको, मेरा पहला लेख भी छपा इसमें ऑर्गेनाइजर में इस बात पर। तो वो काढ़ा देखिए लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ये जनता से पूछने की बात है। आप जनता से पूछेंगे, आम जनता कहेगी हाँ साहब उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ, उससे जान बची है। जो लोग वेंटिलेटर्स पे लगभग चले गए वो लोग कई बार बच के नहीं आए। बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे थे, एसी कमरों में पड़े रहे, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की, जो आयुर्वेद का आहार, विहार, विचार और संस्कार फॉलो करते थे, वो सभी बच गए। तो यही जागरूकता पूरे विश्व में और पहले भारत देश में, उससे भी पहले दिल्ली में फैलानी है। तो मैं तो चाहूँगा अगर राजनीतिक स्तर पर मैं सपोज भाजपा अगर चाहती है, अगर मुझे वो बनाती है, मेरी भाजपा के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, क्योंकि मोदी जी का एक विजन है। वो देखिए योग को लेकर के गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वर्ल्ड के 152 देशों में उन्होंने योग को पहुंचा दिया। इसी तरह से आयुर्वेद योग का रास्ता उसी तरह तय कर रहा है ना। तो इसलिए उसके लिए रास्ता खुलता है। इसी तरह से ध्यान लगाना हो, चाहे भारतीय संस्कृति के बारे में बात हो, वो केवल मोदी जी के सपनों के भारत में झलकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर संगठन मुझे मौका देता है, मेरा क्योंकि पिताजी का भी बैकग्राउंड उसी तरह से रहा है, मैं उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए संघ से और भाजपा से बड़े निष्ठापूर्वक जुड़ा हूँ, नज़दीकी से जुड़ा हूँ, और चाहूँगा कि मुझे मौका मिले तो मेरा विजन है, ग्लोबल विजन है, वर्ल्ड के अनेक देशों में उनके कल्चर्स और कंट्री और हिस्ट्री के लोगों को मिला हूँ, राष्ट्राध्यक्षों को मैंने देखा एज ए पेशेंट। वो सभी हमारे लिए निश्चित रूप से पॉलिसी मैटर में आयुर्वेद को विश्व भर में कैसे ले जाएं जिससे हमें आर्थिक लाभ भी हो और शारीरिक लाभ तो होगा ही होगा, डिप्लोमेटिक स्टेटस, रिलेशनशिप बनाने में हमें और ज़्यादा बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो मतलब आप जैसे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कृष्णनगर से लड़ रहे हैं, तो बीजेपी से लड़ेंगे चुनाव? निश्चित रूप से। मैं क्योंकि कृष्णनगर का ही वासी हूँ, पिछले 60 से ज़्यादा वर्षों से, लगभग 65 वर्षों से हम इसी इलाके में रहते हैं। पिताजी का भी सोशल एक्वेंटेंस है, मेरा जन्म यहीं पर हुआ और 1961 का मेरा जन्म है। हालांकि जन्म वैसे अम्बाला शहर में हुआ था, हरियाणा में, लेकिन मैं छोटा सा था, 2-3 महीने का, तो जब यहाँ आ गए थे। माँ मेरी रिटायर्ड अध्यापिका है, सारी उम्र यहीं जमुनापाल में उन्होंने पढ़ाया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम वो करती थी बहुत शुरू से। वो मास्टर्स रहीं 2 विषयों में। इसलिए हम अध्यापकों के बच्चे हैं बेसिकली, तो मॉरली, कल्चरली हम एथिकली करेक्ट हैं, बैलेंस्ड हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद को लेकर के, आयुर्वेद को मैं भारत के संस्कार के रूप में देखता हूँ। तो उसकी सारी चीज़ें, नैतिक शिक्षा हो या आहार यानी फूड, विहार यानी लाइफस्टाइल, विचार यानी थॉट प्रोसेस और संस्कार, ये सभी चीज़ें मैं जनमानस तक ले जाना चाहूँगा ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हो, शारीरिक और मानसिक के साथ साथ। मगर अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी किस तरह चुनाव लड़ेगी सर? आम आदमी पार्टी लगातार अपनी जो फैसिलिटीज दे रही है जनता में, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य हो। अभी उनकी नई पॉलिसी आई है अभी मंदिरों के पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 पे, तो किस तरह की फाइट रहेगी सर इसके सामने आपकी? देखिए, आम आदमी पार्टी ये जुमले फेंकने में बहुत अच्छे हैं, बहुत शातिर हैं। अब बात जैसे होती है, अपनी बात ही इनकी खुद कट जाती है। बात कर रहे थे कि हम महिलाओं को पैसे देंगे 2100 रुपये यहाँ। उससे पहले बताइए, पंजाब में इनकी सरकार रही, इन्होंने 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं को देने का वायदा किया, क्या दिए? सबको पता है नहीं दिए। इसी तरह के अनेक वादे जो उन्होंने कहे थे, जैसे मोहल्ला क्लिनिक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने विषय की बात कर रहा हूँ, तो चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेद, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट जो था वो अपने आप में अच्छा था, उसको अप्रिशिएट करूँगा मैं। लेकिन क्या वो लागू हुआ?
नहीं, वो जुमला बन करके रह गया। जहाँ मतलब कुत्ते वहाँ घूम रहे हैं, कूड़ा पड़ा है, गाय भैंसे बैठी हैं वहाँ पर, हैं लोग पेशाब कर रहे हैं, टॉयलेट्स बन गए हैं कई जगह तो हैं इस जगह। तो मतलब इसका मतलब क्या था? आपने सिर्फ आई वॉश के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए करना था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे आपने बात की कि पादरियों को, पुजारियों को आवजीव दे रहे हैं, ये बताइए कि इस देश में जो मेजॉरिटी, वो जो पॉपुलेशन है, जिनके धर्मस्थल मेजॉरिटी में, वो हिंदू धर्मस्थल है ना। हैं, अगर आप इम्पार्शल रहें, किसी के प्रति कोई पार्शलिटी न रखें, तो आपने मौलवियों को और मदरसों में बहुत पहले शुरू कर दिया ये सब देना है। मैं ये खिलाफ नहीं हूँ, उनको भी मिलना चाहिए, बिल्कुल मैं इसका पक्षधर हूँ। लेकिन क्या वहाँ समरसता नहीं होनी चाहिए? वहाँ सामाजिक भाव नहीं होना चाहिए? सबको मिलना चाहिए, चाहे वो मदरसे हों, हाँ, चाहे मौलवी हों, चाहे वो चर्च के पादरी हों, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों। जो मेजॉरिटी है उसको तो आप इग्नोर कर रहे हो। और आज जब आपको लगा कि हिंदुत्व का एजेंडा तो भाजपा के हाथ में जा रहा है, क्योंकि इस देश में हिंदू मतलब मंदिर बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो मोदी जी का है ना, इसको बात सब लोग मानेंगे हैं। जब उनको सब जगह से अपोजिशन मिलती थी, सब जगह से अनेक पार्टियों ने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर बना। काफ़ी लोगों ने शुरू में बनने के बाद भी उसका बहिष्कार किया, मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। लेकिन उनमें से भी जिनकी जिनकी अंतरात्मा जागी हुई थी, वो विरोधी पार्टियों के होने के बावजूद, अनेक एग्जाम्पल्स हैं कि कांग्रेस के कई लोग पहुंचे, मंदिर के दर्शन करने भी गए, है ना, चुपके से गए या कुछ दिन बाद गए, लेकिन गए जरूर। क्योंकि सिंबॉलिक समाज को यह समझ में आता है कि जिस धर्म और संस्कृति और आस्था को लेकर आप पैदा हुए हैं, आप किसी भी पार्टी में हो, आप उसको, उस श्रद्धा और विश्वास को तोड़ नहीं सकते। तो मैं चाहूँगा सर्वधर्म समभाव की कल्पना की जाए। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, ये चारों हमारे भाई हैं। इस भावना के साथ मुझे लगता है मोदी जी जैसा कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो वो परिलक्षित होता है उस आदमी के कैरेक्टर में, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मोदी जी काम कर रहे हैं, और मैं उनकी विचारधारा के साथ हूँ, सहमत हूँ, और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं लीग से हट के काम करूँगा इस विषय पर, अगर मुझे मौका मिला तो। दिल्ली शहर का अगर मैं स्वास्थ्य मंत्री बनता हूँ, तो मैं स्वास्थ्य से जुड़े सभी एजेंडाओं पे काम करूँगा। उसमें भी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति, जिसका नाम है आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, इन विधाओं को मैं प्रमोट करूँगा, जो कि सस्ती हैं, सुलभ हैं, अवेलेबल हैं रेडिली, और भारतीय जनमानस के जेनेटिक कोड के साथ भी मैच खाती हैं। आज पूरा विश्व आयुर्वेद की ओर बड़ी प्रशंसा की निगाहों से देख रहा है और चाहता है हम अपने ही देश में अगर उसको पिछड़ा रखें और अपना ही नुकसान करें, इससे बड़ी मुझे लगता है बेवकूफ़ी नहीं होगी। तो जाते जाते यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी को मोदी जी को जिताना चाहिए, मेरे जैसे कैंडिडेट्स को भी प्रतिनिधि बनाना चाहिए, जिसमें ऑफ कोर्स संगठन ही तय करेगा, तो ताकि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से जो लोग विजनरी हैं वो लोग आगे आएँ, जैसा मोदी जी भी चाहते हैं, और युवा शक्ति इस देश की परिचायक बने, ताकि हम जगत गुरु की परिकल्पना को साक्षात साकार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। तो यह हमारी स्थिति पर डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।